हाँ जी, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्लियर है। दोबारा से देखो, यहाँ दो चीज़ें हैं, इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशंस प्लस एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेंशन है लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की, बट उस चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है लॉ की नज़रों में। जैसे मैंने कहा, नॉर्मल प्रोमिसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस चीज़ की कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लॉ मान के चलता है कि भैया ऐसे केसेस के अंदर सामने वाले की एक्चुअल में इंटेंशन ही नहीं होती, तो उन चीज़ों को हम कोर्ट के अंदर इन्फोर्स नहीं कर सकते, इस टाइप के प्रोमिसेस को, इस टाइप के एग्रीमेंट्स को, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को। ठीक है, आ जाइए जी। एग्रीमेंट क्लियर है बिल्कुल? मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के जो दो एसेंशियल्स हम लोगों ने डिस्कस करे, कंसेंसस एडिदम, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। इसमें कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है जी। सेक्शन 10 मैंने कहा सारी लाइफ याद रहना चाहिए। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कंपनी लॉ में सेक्शन पूछे जाएं या ना पूछा जाए, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एमसीक्यूज़ में सेक्शंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी सेक्शंस हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, प्रॉमिस की, मतलब सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर याद रखने पड़ेंगे, डेफिनेशन वाले सेक्शंस। ठीक है। और सेक्शन 10 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो कि हमें बताता है कि भैया विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमें बताता है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ तक हम कर चुके थे, हमें स्टार्ट करना है ऑफर, जिसे हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, एंड एक्सेप्टेंस। आ जाइए। तो यहीं से एक्चुअल में चीज़ें स्टार्ट होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम लोगों ने पढ़ा प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है। कहता है जी, जिसको ऑफर मिला है, जब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रपोजल कहलाता है। राइट। अब इसका मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सामने वाले को कोई ऑफर दे रहे हो, ऑफर देने का मतलब क्या होता है, मेरी बात को समझिए। दो तरह की चीज़ें हो गई, या तो मैं सामने वाले को सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरी इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला मेरी बात सुने, समझे, उसे एक्सेप्ट करे, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। लो ने कहा उसे ऑफर नहीं कहते। ऑफर का मतलब होता है जब आप सामने वाले को कुछ ऑफर कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला आपकी बात सुने, समझे और आपका ऑफर एक्सेप्ट करे। राइट। जब आपकी ये इंटेंशन होगी तभी आपके स्टेटमेंट को ऑफर समझा जाएगा, अदरवाइज मेयर स्टेटमेंट समझा जाएगा। और मेयर स्टेटमेंट है, ऑफर है ही नहीं, तो कभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है। ऑफर को कैसे डिफाइन कर रखा है? सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2A, ऑफर कह सकते हैं, प्रपोजल कह सकते हैं। राइट। कहता है व्हेन वन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, such person is said to make a proposal। मतलब ऑफर। जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पर बड़ा क्लियर कट कह रखा है, जब कोई अपनी मर्जी से सामने वाले को कुछ ऑफर कर रहा है, ऑफर करने का मतलब कि मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूँ या मैं तेरे लिए ये नहीं करना चाहता। कुछ करना भी ऑफर है, कुछ ना करना भी ऑफर है। आप सामने वाले को कुछ ना करने की भी ऑफर दे सकते हैं, लोग की नज़रों में वो भी वैलिड है। ठीक है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। इसका मतलब जब आप सामने वाले को कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी इंटेंशन है कि सामने वाला आपकी बात सुने, समझे और उसे एक्सेप्ट करे। आप ऑफर दे रहे हैं विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, तभी मान के चला जाएगा दैट यू हैव मेड अ प्रपोजल।
ठीक है। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन को एनालाइज करें तो पहली चीज़ क्या है, ऑफर शैल बी कम्युनिकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑफर शैल बी कम्युनिकेटेड। आपके दिल में कोई बात है, आपने सोचा है कि जी मैं मिस्टर एक्स को अपना घर 1 करोड़ में सेल कर दूंगा, लेकिन वो बात आपके दिल में ही है, मिस्टर एक्स तक तो कभी नहीं पहुंची ना। जब आपका ऑफर मिस्टर एक्स तक नहीं पहुंचा तो मिस्टर एक्स आपका ऑफर कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी इसका मतलब आप लोगों के बीच में कभी प्रॉमिस नहीं हो पाएगा। तो ऑफर की सबसे पहली कंडीशन क्या है, ऑफर शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है, टू द ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफरी मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी। ध्यान से देखिए, जब आप सामने वाले को ऑफर देंगे उस तक ऑफर पहुंचेगा तभी तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना ऑफर को एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की। अब बात यह है कि जी कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। मैंने आपको टोट में भी समझाई थी कि चीज़ें मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, कहता है जहाँ पर हम एक्सप्रेसली ऑफर दे रहे हैं बाय यूजिंग वर्ड्स, चाहे ओरल या रिटन। ओरल ऑफर दिया जा रहा है, रिटन ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन वर्ड्स यूज़ करके ऑफर दे रहे हैं, क्लियर कट ऑफर दे रहे हैं, हम अपना ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बस स्टैंड पर खड़े हैं आप, बस आई है, आप बस में चढ़े हैं, तो जी बस आ रही है बस स्टैंड पर, तो बस वालों की तरफ से कहता है इम्प्लाइड ऑफर है। उन्हें चिल्ला चिल्ला के ऑफर देने की जरूरत नहीं है कि आइए हमारी बस में बैठिए, आइए हमारी बस में बैठिए। अगर वो बस लेके आए हैं, बस स्टैंड पर बस खड़ी करी है उन्होंने जहाँ पर पैसेंजर्स बस का वेट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये इम्प्लाइड ऑफर है, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है कि जी आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं बाय पेइंग द रिक्वायर्ड फीस, बाय टेकिंग द टिकट। तो ये क्या हो गया, कहता है चाहे वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे फिर भी उनकी तरफ से ऑफर है। और आप ध्यान दीजिए ना, जैसे ही बस आती है क्या आप वेट करते हैं कि वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आ जाइए जी हमारी बस में, आ जाइए, आ जाइए जी हमारी बस में ट्रैवल कीजिए? डेफिनेटली नो। जैसे ही बस रुकती है, अगर आपको उसमें ट्रैवल करना होता है तो उनके कुछ कहे बिना आप ऑटोमेटिकली बस में बोर्ड कर जाते हैं, बस में चढ़ जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब आपके दिमाग में भी ये है ना कि उनकी तरफ से ऑफर है कि आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं बाय पेइंग एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड मे बी इम्प्लाइड, कहने का मतलब कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड मे बी इम्प्लाइड। ठीक है, फर्दर कहता है जी ये जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है, इट मे बी जनरल मे बी स्पेसिफिक। जनरल का मतलब क्या है, कहता है टू पब्लिक एट लार्ज। जब हम कोई ऑफर पूरी दुनिया को दे रहे हैं, लो जी पूरी दुनिया में कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे कहते हैं ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज। और जब हम कोई ऑफर सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हैं या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहे हैं तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। सर जनरल ऑफर का एग्जांपल क्या है, मान के चलिए जी मिस्टर एक्स का कहता है एक 6 साल का बच्चा था मिस्टर एक्स का जो कि गुम हो गया। इस केस लो को जो मैं समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स का एक 6 साल का बच्चा था, गुम हो गया। मिस्टर एक्स ने एक ओपन ऑफर दिया। ओपन ऑफर का मतलब सबके लिए ओपन है जी, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। एक ओपन ऑफर दिया कि जी जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या है, कहता है जनरल ऑफर। क्या मिस्टर एक्स ने ये ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया था? द आंसर इज नो। क्या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया? द आंसर इज नो।
मिस्टर एक्स ने ये ऑफर ओपन दिया कि कोई भी जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ठीक है, अब जी ओपन ऑफर है, कहता है ये स्पेसिफिकली कम्युनिकेट नहीं किया जाता। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम एक एक दुनिया में हर किसी को जाके बोलेंगे। कहता है ओपन ऑफर सबके लिए ओपन होता है, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या है? जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दे रहे हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर दे रहे हैं कि भैया अगर आप मेरे सन को ढूंढ के लाते हो तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये स्पेसिफिक ऑफर है। क्यों? ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। या फिर मिस्टर एक्स के लेट से 10 सर्वेंट्स हैं, मिस्टर एक्स उन सर्वेंट्स को ऑफर दे रहे हैं कि आप में से अगर कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये भी स्पेसिफिक ऑफर है। क्यों? क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए? मिस्टर एक्स के सर्वेंट्स के लिए, मिस्टर एक्स के एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और जनरल ऑफर का मतलब टू पब्लिक एट लार्ज। दुनिया में कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। आ जाइए जी। ठीक है जी, तो आई थिंक जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है वो क्लियर है। कुछ ऐसा जो क्लियर ना हो इसके अंदर? कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड, मे बी इम्प्लाइड, इट मे बी जनरल, इट मे बी स्पेसिफिक। ठीक है, फिर जी सेकंड चीज़ क्या थी डेफिनेशन के अंदर? ध्यान से देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। तो सेकंड एसेंशियल क्या है? विलिंगनेस। कहता है जी ऑफर तभी कंसीडर किया जाएगा जब कोई दिल से सामने वाले को ऑफर दे रहा है। अगर आप किसी को मजबूर कर रहे हो ऑफर देने के लिए, कोई बंदा मजबूरी में ऑफर दे रहा है, कहता है लोग की नज़रों में वो ऑफर वैलिड नहीं है। तो ऑफरर शैल बी विलिंग टू गिव द ऑफर, ऑफरर शैल नॉट बी फोर्स टू गिव द ऑफर। फिर जी ऑफर किस चीज़ का? कहता है किसी भी चीज़ का ऑफर, आइदर टू डू समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मैं आपके लिए कुछ करूँगा या मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल लिया था कि आप अपनी मदर को ऑफर दे रहे हो कि मदर को हर रोज़ सुबह 6 बजे टेम्पल लेकर जाएंगे। तो मतलब विलिंगनेस टू डू समथिंग। ठीक है, और आप अपने दिल से ऑफर दे रहे हो, विलिंगनेस टू डू समथिंग फॉर योर मदर। या फिर एक टोट में मैंने एग्जांपल लिया था कि भैया मेरी एक दुकान है स्वीट्स की, और पड़ोस वाली की भी एक और दुकान है जी, मेरे पड़ोस में एक और दुकान है मेरे पड़ोसी की। अब जी वो भी चाहता है स्वीट्स की दुकान खोलना, वो भी चाहता है स्वीट्स की दुकान खोलना। उसने मुझे कहा कि जैन साहब आपकी दुकान अच्छी चल रही है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी स्वीट्स की ही दुकान स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अगर आप मुझे 10,000 रुपये महीना दे तो मैं स्वीट्स की जगह कोई और दुकान खोलूँगा, उससे आपके बिजनेस को नुकसान नहीं होगा। आपने स्वीट्स की दुकान खोल रखी है, लेट से मैं क्लोथ्स की खोल लूँगा, पर शर्त यह है कि आपको 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। अब वो मुझे ऑफर क्या दे रहा है? नॉट टू डू समथिंग, स्वीट्स की दुकान नहीं खोलूँगा, नॉट टू डू समथिंग। तो कुछ करने का भी ऑफर दिया जा सकता है, कुछ ना करने का भी ऑफर दिया जा सकता है, राइट? टू डू और अब्सटेन, अपने आप को रोकना, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ऑफर मे गिव ऑफर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ऑफर फॉर नॉट डूइंग समथिंग,
इज एब्सोल्युटली वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। ध्यान दीजिए, ठीक है। आ जाइए जी। फिर कहता है जी, जब आप ऑफर दे रहे हो तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात सुने, समझे और रिएक्ट करे, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात सुने, समझे, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, तभी उसे ऑफर कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज मेयर स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी और मेयर स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलते हैं ए और बी के बीच में बातचीत चल रही थी, लेट्स से रिलेटेड टू सेल परचेज ऑफ हाउस। ए बी को कह रहा है, यार मैं अपना घर ना 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना घर 1 करोड़ पे बेचने के लिए तैयार हूँ, देखता हूँ अगर कोई ग्राहक मिले तो। ठीक है, वहां पर सी भी खड़ा है। अब सी ए की बात सुन रहा है। सी एकदम से कहता है, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। ए ने कहा कि भैया मैंने अभी ऑफर दिया ही नहीं है, मैं तो जनरल बात कर रहा था बी से। सी कहता है, नहीं, आपने बी को कहा कि आप 1 करोड़ में घर बेचने के लिए तैयार है, तो ये आपकी तरफ से ऑफर है। बात कोर्ट में गई तो जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि भैया ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट दी थी, एक ही इंटेंशन नहीं थी कि आप एक ही बात सुनो, समझो और उसे एज ऑफर एक्सेप्ट करो। ए बी से वैसे ही बात कर रहा था, आप साथ में खड़े थे, तो ए ने एज सच कोई ऑफर नहीं दी थी। ए ने तो ये कहा था मैं 1 करोड़ में अपना घर बेच सकता हूँ, ठीक है, सोच सकता हूँ बेचने के लिए। ये थोड़ा ना कहा था कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आप 1 करोड़ में मेरा घर खरीद लीजिए। कहता है मेयर स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफर। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी सुनेगा, वो ऑफर समझ के बैठ जाएगा। ऑफर तब जब ऑफरर ऑफरी को इस इंटेंशन के साथ स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑफरी उस बात को समझे, उस बात को एक्सेप्ट करे। ठीक है जी। तो याद रखिए, मेयर स्टेटमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेयर स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर। ठीक है जी। उसके बाद ये ऑफर शैल बी क्लियर, डेफिनेट एंड कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सामने वाले को क्या ऑफर कर रहे हो, सामने वाले को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। ऑफर शैल बी क्लियर, डेफिनेट एंड कंप्लीट। जैसे मान के चलते हैं ए के पास एक घोड़ा था, ए के पास एक घोड़ा था। अब जी बी ने ए को ऑफर दी कि मुझे आपका घोड़ा चाहिए, रेस में दौड़ाना है, और बी ने ए को कहा कि देखिए अगर आपका घोड़ा फर्स्ट आ गया तो आपको 10,000 रुपये दूंगा फॉर टेकिंग योर हॉर्स, अगर आपका घोड़ा फर्स्ट नहीं आया तो आपको 5,000 रुपये दूंगा। ठीक है, लोग की नज़रों में ये ऑफर कोई ऑफर ही नहीं है। कहता है ए को पता ही नहीं एक्चुअल में उसे क्या मिलने वाला है। कहता है फर्स्ट आना ना आना प्योर मैटर ऑफ लक है। यहां पर कुछ सर्टेनिटी नहीं है, प्योर मैटर ऑफ लक है। लोगों ने कहा इस टाइप के ऑफर्स नहीं होते। ऑफर में बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए सामने वाले को किस सिचुएशन में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इट शैल नॉट बी वेग, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कहता है ये कोई ऑफर थोड़ी ना है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? द आंसर इज़ नो। अगर आप 50 की स्पीड से भागेंगे तो, लोगों ने कहा ये कोई ऑफर नहीं है। क्या कोई इंसान 50 की स्पीड से भाग सकता है? द आंसर इज़ नो। कहते हैं ये जो ऑफर्स हैं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वेग है, कहता है वो ऑफर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बताइए जी, इन में से जो भी एसेंशियल्स हमने पढ़े ऑफर के, क्या वो सारे क्लियर है? पहला एसेंशियल, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दूसरा एसेंशियल,
ऑफर शैल गिव द ऑफर बिलिंगली। तीसरा एसेंशियल, ऑफर शैल बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। चौथा एसेंशियल, ऑफर शैल बी विद अ व्यू टू obtain द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। और पांचवा एसेंशियल, ऑफर शैल बी क्लियर, डेफिनेट एंड कंप्लीट। क्या इनमें से कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट? चलें आगे। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भैया ये चीज़ें, इन्हें ऑफर कंसीडर नहीं किया जा सकता। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्विटेशन टू ऑफर, मैं इसे लिख रहा हूँ, अलग से लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। कहता है ऑफर अलग चीज़ है और इन्विटेशन टू ऑफर ये अलग चीज़ है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब जहां आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि आओ भैया मुझे ऑफर दीजिए। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, वहां पर मेन्यू कार्ड रखा होता है जिसके ऊपर क्या लिखे होते हैं? या दुकान पे जाते हैं, वहां पर कोई सामान है, उनके ऊपर प्राइस टैग लगे होते हैं। कहता है जी ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑफर नहीं है दुकानदार की तरफ से, ये इनविटेशन टू ऑफर है। क्या ये? इनविटेशन टू ऑफर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं जी एक मॉल में शॉपिंग करने गया हुआ था, काफ़ी अच्छा मॉल था, और वहाँ पर एक गारमेंट्स की दुकान थी। अब उन्होंने डिस्प्ले में एक शर्ट लगा रखी थी, तो मैं विंडो शॉपिंग कर रहा था, राइट। शर्ट के ऊपर मैंने देखा प्राइस टैग लगा हुआ है। कितने का? सिर्फ 100 रुपये का। मैं भाग के अंदर गया, मैं कहा भैया मुझे वो शर्ट चाहिए जो डिस्प्ले में लगी हुई है। वो शर्ट लेके आए, तो मैंने उनको 100 रुपये दे दिए। वो बोले जी 100 रुपये की नहीं है शर्ट, शर्ट 10,000 रुपये की है। मैंने कहा भैया प्राइस टैग 100 रुपये का लगा हुआ है, आप चेक कीजिए। उन्होंने देखा, हाँ गलती से उनके एम्प्लॉयज़ ने प्राइस टैग गलत लगा दिया है, 100 रुपये का प्राइस टैग लगा दिया है। उन्होंने कहा नहीं जी ये गलत प्राइस टैग लग गया है, शर्ट ये 10,000 रुपये की है। तो मैंने कहा भैया मुझे क्या मतलब है कितने की है, आपने ऑफर दिया 100 रुपये की शर्ट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में क्या हो गया? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन भी है 100 रुपये। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। और क्योंकि ये कमर्शियल एग्रीमेंट है, दुकान खोल कर बैठे हो, सामान बेचने के लिए बैठे हो, तो जी इस एग्रीमेंट के अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी है। तो एन एग्रीमेंट विच इज़ लीगली एनफोर्सेबल क्या बन गया? आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप पीछे हटे तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा। तो भैया उन्होंने कहा जाइए जी आप कोर्ट में जाइए, हम 10,000 की चीज़ 100 रुपये में नहीं देने वाले, आप कोर्ट में जाइए। मैं जी कोर्ट में गया,
मैंने कोर्ट में कहा देखो जी इन्होंने शर्ट के ऊपर प्राइस टैग लगा रखा था 100 रुपये का, शर्ट डिस्प्ले में लगी हुई थी और मैंने डिस्प्ले में फ़ोटो भी खींच ली थी, मैंने फ़ोटो भी दिखाई कोर्ट में, देखो जी ये शर्ट डिस्प्ले में लगी हुई है और उसके ऊपर फ़ोटो में क्लियर कट दिखाई दे रहा है प्राइस टैग 100 रुपये का, और मैंने इनको 100 रुपये देकर शर्ट परचेज़ करने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी, कंसिड्रेशन भी दे दी 100 रुपये। अब ये अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और मुझे डैमेजेस चाहिए। या तो मुझे 100 रुपये में शर्ट दिलवाइए या फिर जितने की भी ये शर्ट है उतने पैसे दिलवाइए। कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए अगर दुकान पे कोई सामान होता है जिस पर प्राइस टैग लगा होता है या जो मेन्यू कार्ड रखा होता है किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, कोर्ट ने कहा वो ऑफ़र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ें ऑफ़र नहीं है, ये तो इनविटेशन टू ऑफ़र है। कोर्ट ने कहा दुकानदार लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, आप हमें ऑफ़र दीजिए कि आप कितने का लेना चाहते हैं, हम ये चीज़ इतने की दे सकते हैं। ये एक मेयर स्टेटमेंट है, इनविटेशन है। आप ऑफ़र दीजिए दुकानदार को कि आप कितने की लेना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा इस केस में ये आपको ऑफ़र नहीं देते, आप जाते हो, आप दुकानदार को ऑफ़र देते हो कि आप ये चीज़ इतने की लेना चाहते हैं, फिर दुकानदार के हाथ में है वो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करे या ना करे। जैसे कि आपने दुकानदार को ऑफ़र दिया कि आप 100 रुपये में लेना चाहते हैं, अभी दुकानदार के हाथ में कि आपका ऑफ़र वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये ऑफ़र नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। आपने 100 रुपये का ऑफ़र दिया दुकानदार को, उसने मना कर दिया, ख़त्म होगी बात, राइट। तो क्या ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में डिफरेंस क्लियर है? ऑक्शन होती है, बिडिंग, नीलामी, मूवीज़ में सीरियल्स में देखी हुई होगी आपने। वहाँ पर जो ऑक्शनियर होता है वो हाथ में एक हथौड़ा टाइप में, लकड़ी का हथौड़ा टाइप में लेकर बैठा होता है, ठीक है। नीचे लोग प्राइस बोल रहे होते हैं, बिड कर रहे होते हैं। तो जो लोग बिड कर रहे हैं वो क्या है? ऑक्शनियर जो है वो इनविटेशन टू ऑफ़र दे रहा है, ऑक्शनियर ऑफ़र नहीं दे रहा। नीचे जो लोग बिडिंग कर रहे हैं वो ऑक्शनियर को ऑफ़र दे रहे हैं कि वो इतने में लेना चाहते हैं। ऑक्शनियर के हाथ में है उनकी बिड एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। तो वो क्या? इनविटेशन टू ऑफ़र। अब यहाँ पर एक केस लो था हमारे पास, एक मिस्टर एक्स थे, ये भाई साहब मुंबई रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीजमेंट पड़ी ऑक्शन की कि जी ओल्ड लैपटॉप्स की ऑक्शन होगी। कहाँ पर? दिल्ली में। तो मिस्टर एक्स ने दिल्ली के लिए बाय एयर टिकट बुक करवाई। लेट से कितने की टिकट बुक हुई? 10,000 की। प्लस एक दिन पहले आए, जिस दिन ऑक्शन थी सुबह सुबह 9 बजे, तो एक दिन पहले आए, कहता है जी होटल में रुके, होटल का भी रेंट पे किया। कितने का बिल बना होटल का? लेट से 5,000 रुपये का। जब अगले दिन मिस्टर एक्स ऑक्शन में गए तो पता चला कि जी ऑक्शन तो कैंसिल हो गई। कैंसल्ड। मिस्टर एक्स को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा पूरा एक दिन खराब हुआ, उसके अलावा एयर फेयर लगा, उसके अलावा होटल का खर्चा हुआ, और ये कह रहे ऑक्शन कैंसिल हो गई। मिस्टर एक्स ने ये जो ऑक्शन अरेंज करने वाला था ऑर्गेनाइज़र, उसके ऊपर केस फाइल कर दिया
कि जी मेरा जो ये नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। मिस्टर एक्स का कहना था कि जो ऑर्गेनाइजर थे कहता है इन्होंने ऑफर दी। कैसे? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू। मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। कैसे? कहता है दिल्ली में आकर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके। अब ये मुझे कह रहे हैं कि भैया हम लैपटॉप नहीं बेच रहे, ऑक्शन कैंसिल हो गई। तो दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या कहा? दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, तो मुझे जो डैमेजेस हुए हैं, जो मुझे नुकसान हुआ है, इनको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि भैया ये ऑफ़र नहीं है, जो न्यूज़पेपर में ऐड दी गई है फॉर ऑक्शन, ये ऑफ़र नहीं है, ये तो क्या है? इनविटेशन टू ऑफ़र। इन्होंने तो इनवाइट किया आपको कि आप आइए और हमें ऑफ़र दीजिए कि ये पुराना लैपटॉप्स जो हमारे पास है कितने में लेना चाहते हैं। जो आप बिड करेंगे ऑक्शन में बैठकर, वो आपकी तरफ से ऑफ़र होगा। अगर आपकी बिड एक्सेप्ट हो जाती है तो एक्सेप्टेंस होगी, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन न्यूज़पेपर की ऐड कोई ऑफ़र नहीं है, और इस बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि आप में और सामने वाले में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कोर्ट ने कहा ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट इज नॉट एन ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने ऑक्शन वाला दिया है, जो मैंने शॉप रेस्टोरेंट्स वाला दिया है, क्या ये दोनों एग्जाम्पल याद रहेंगे? यस सर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो जी ये बैंक की तरफ से ऑफ़र है। बैंक के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं ना कि जी मुझे सेविंग का अकाउंट ओपन करवाना है, या मुझे करंट अकाउंट ओपन करवाना है, या मुझे एफडी ओपन करवाना है। तो ये क्या है जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं? पहली बात तो क्या आपके और आपके बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ओपनिंग ऑफ अकाउंट में? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा या नहीं होगा? सर अकाउंट खुलने के बाद? नहीं, अकाउंट खुलना। नहीं। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ओपनिंग ऑफ अकाउंट बैंक और क्लाइंट के बीच में। जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आप बैंक से पूछते हो ना, हाँ भैया क्या क्या स्कीम्स हैं, अगर मैं सेविंग अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एफडी में कितने डेज़ की एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। आप ये पूछते हो या नहीं पूछते? यस सर। ये क्या कर रहे हो आप? इंक्वायरी है ना, ये आप इंक्वायरी कर रहे हो ना। किस बेसिस पर इंक्वायरी कर रहे हो? क्योंकि बैंक ने आपको इनवाइट किया। कि जी हम ये फैसिलिटीज़ देते हैं, आप आइए और आप हमें ऑफ़र दीजिए। बैंक क्या कर रहा है? बैंक आपको इनविटेशन टू ऑफ़र दे रहा है। ठीक है, फिर आप बैंक को ऑफ़र देते हैं। क्या? मैं ये अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ,
फिर बैंक आपको एक फॉर्म देता है फिल करने के लिए, कि जी हमें ऑफर इस फॉर्म में दीजिए। फॉर्म का मतलब क्या है, हमें ऑफर इस मोड में दीजिए। ओरल ऑफर नहीं लेंगे हम। अगर आप रिटर्न में इस फॉर्म में ऑफ़र देंगे तो ही हम सोचेंगे आपके ऑफ़र के बारे में। जब आप फॉर्म फिल करके देते हैं और बैंक आपका अकाउंट ओपन कर देता है, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ये क्या होता है, कहता है जी ये एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर। तो बैंक जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि जी हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। जब आप बैंक को फॉर्म फिल करके देते हैं वो क्या होता है, ऑफर। और जब बैंक आपका अकाउंट ओपन करता है वो क्या होता है, बैंक की तरफ से एक्सेप्टेंस। तो बैंक आपको ऑफर नहीं देता, आप बैंक को ऑफर देते हो कि मैं आपके बैंक में ये अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में। जहां पर भी 3 स्टेप्स होंगे, मेरी बात ध्यान दीजिए, जहां पर 3 स्टेप्स होंगे वहां पर पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, इनविटेशन टू ऑफर। दूसरा स्टेप क्या होगा, ऑफर। और तीसरा स्टेप क्या होगा, और जहां पर भी 2 स्टेप्स होंगे वहां पर पहला स्टेप क्या होगा, ऑफर, और दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जैसे कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है, कंपनी कहती है जी हम 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर सेल करना चाहते हैं। कंपनी ने तो पब्लिक को ऑफर दे दिया कि हम 1,00,000 शेयर ₹100 पर शेयर के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, अगर आपको परचेज करने हैं तो बताइए। अब ध्यान दीजिए, ये कंपनी की तरफ से क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, यहां पर आप कंपनी को अप्लाई करते हो कि जी मैं 100 शेयर लेना चाहता हूं। और स्टेप 3 क्या होता है यहां पर, अलॉटमेंट। सबको थोड़ी ना शेयर्स मिलते हैं, कंपनी किसी को अलॉट करती है किसी को नहीं करती। तो इसका मतलब जो पहले वाला स्टेप है वो क्या, इनविटेशन टू ऑफर। जो दूसरे वाला स्टेप है वो क्या है, ऑफर। आप कंपनी को ऑफर देते हो। और जो तीसरे वाला स्टेप है वो क्या है, एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। कंपनी आपको ऑफर नहीं दे रही, ध्यान दीजिए, कंपनी आपको ऑफर नहीं दे रही कि मैं इतने शेयर्स ऑफर कर रही हूं। कंपनी आपको ऑफर नहीं दे रही, हमेशा आप कंपनी को ऑफर देते हो। कंपनी तो इनवाइट कर रही है आपको ऑफर देने के लिए, आप आइए और हमें ऑफर दीजिए, आप कितने लेना चाहते हो। आप कंपनी को ऑफर देते हो और फिर कंपनी देखती है आपका ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर कंपनी आपको अलॉट करती है शेयर्स तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय द कंपनी। तो चाहे अनलिमिटेड केसेस देख लीजिए, हर केस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। आपको ये प्रोसेस दिमाग में रखना है। जहाँ 3 स्टेप्स है वहाँ पर पहला स्टेप इनविटेशन टू ऑफर, दूसरा ऑफर, तीसरा एक्सेप्टेंस।
जहाँ दो ही स्टेप्स हैं वहाँ पर पहला स्टेप ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। तो इससे पता चल जाएगा किसी भी केस में इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास केस लो है। कंपनी ने कहा जी मैं 1 लाख शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से सेल करना चाहती हूँ। मिस्टर एक्स ने कहता है 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कंपनी ने मिस्टर एक्स को शेयर्स अलॉट नहीं किए। मिस्टर एक्स कोर्ट में पहुंच गए कि जी कंपनी ने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब कंपनी पीछे नहीं हट सकती, कंपनी को मुझे शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा भैया कंपनी ने आपको ऑफर नहीं दिया था, कंपनी ने तो इनवाइट किया था कि आप बताइए आप कितने शेयर्स लेना चाहते हैं, हम इतने शेयर्स देने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कितने लेना चाहते हैं, तो आप कंपनी को ऑफर दोगे और उसके बाद कंपनी की मर्जी है कंपनी आपका ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये ऑफर नहीं है कंपनी की तरफ से, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर तो आपकी तरफ से होगा कंपनी को। क्लियर है जी? तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर को इनविटेशन टू ट्रीट भी कहा जाता है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक। दूसरी चीज़ जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अगर कोई लेगा तो मैं दे दूंगा 1 करोड़ में, यहाँ पर कोई ऑफर थोड़ी ना दी जा रही है, यहाँ तो एक सिंपल इंटेंशन बताई जा रही है कि हाँ मैं शायद ऐसा कर सकता हूँ। कहता उसे ऑफर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऑफर तो तब कंसीडर किया जाएगा जब आप एक्चुअल में विलिंगली सामने वाले को ऑफर दे रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला आपकी बात सुने, समझे और एक्सेप्ट करे। अगर आपकी ये इंटेंशन नहीं है और आप सिंपली बातें मार रहे हो तो उसे मेयर स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है, ऑफर कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक। फिर जी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ऑफर। अगर हम किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए ए ने कहा ब्रोकर को, जो हाउस ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स होते हैं, कि भैया मेरा घर सेल कर दो। ब्रोकर ने कहा भैया बताओ कितने तक में बेचना चाहते हो। इन्हें कहा 1 करोड़ रुपये तक में बेच दूंगा। ये 1 करोड़ रुपये एक ही तरफ से ऑफर नहीं है, ये नेगोशिएशन प्राइस है। कि इस प्राइस पर मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। अब जी बी ब्रोकर के पास जाता है, बाबूजी कोई घर है मुझे परचेज करना है। ब्रोकर कहता है हाँ भैया एक घर है। तो क्लाइंट 1 करोड़ पे मांग रहा है, बाकी टेबल पे बैठ के देखते हैं 2-4 लाख रुपए तो टेबल पे कम हो ही जाते हैं जब आप कैश लेके बैठोगे। इसका मतलब अभी नेगोशिएशन चल रही है, वो फाइनल प्राइस नहीं है 1 करोड़ का। ठीक है। अगर बी कहता है कि मैं 1 करोड़ में लेने के लिए तैयार हूँ, बाद में ए का मूड बदल गया मैं नहीं देता, तो बी ए के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। ये ए की तरफ से ऑफर नहीं है। कहता ए की तरफ से ऑफर नहीं है, ये तो नेगोशिएशन प्राइस है। ऑफर तो तब होता है जब दोनों टेबल पे बैठे सारी चीज़ें डिस्कस कर ले, उसके बाद फाइनल प्राइस रखा जाए। तो नेगोशिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। क्या ये चीज़ क्लियर है? यस सर। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रोकर ने बी को कहता वो इंफॉर्मेशन दी जो कि बी के पास थी कि हाँ एक घर है, तो क्लाइंट 1 करोड़ पे मांग रहा है, बाकी देखते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये ऑफर नहीं है ए से बी को। ठीक है जी। अब जी ऑफर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? एक्सेप्टेंस। ऑफर होगा और ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा तभी प्रॉमिस बनेगा, राइट। तो जी एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन है? प्रपोजल की डेफिनेशन 2A में थी,
एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2B में है, राइट। हाँ जी, अ कॉन्ट्रैक्ट when a person to whom proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted, right। तो जी like offer acceptance may be expressed or implied, जैसे ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, ऐसे ही एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। अब बस स्टॉप पर आकर खड़ी हुई, वो इम्प्लाइड ऑफर है। आप बिना कुछ कहे बस में बोर्ड कर गए, बस में चढ़ गए, वो आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है। एक्सेप्टेंस शैल बी एब्सोल्यूट और एंड अनक्वालिफाइड। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं लाइन ना बड़ा क्लियर कट लिख रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग याद रखना है। ऑफर shall be accepted as it is, सामने वाले ने जो भी आपको ऑफर दिया उसे एज इट इज एक्सेप्ट करो। अगर आपने उसमें कुछ भी चेंज किया, एनी चेंज इन ऑफर, is considered as counter offer। अगर आप कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो तो आपने सामने वाले का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपने तो सामने वाले को नया ऑफर दे दिया, काउंटर ऑफर, ऑफर पर ऑफर। जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को ऑफर दिया, बड़ा क्लियर कट ऑफर, कि जी मैं अपना स्कूटर आपको 5,000 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ बड़ा क्लियर है, स्कूटर 5,000 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर ए कहते हैं कि जी मैं 5,000 रुपये नहीं, मैं 4,800 रुपीज़ में लेने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मिस्टर ए तो अपनी तरफ से काउंटर ऑफर दे दिया। अब मिस्टर एक्स की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। आई बात समझ में? तो ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड एज इट इज़। अगर ऑफर में आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप सामने वाले का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप सामने वाले को काउंटर ऑफर दे रहे। अब सामने वाले की मर्जी है कि वो आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। तो एक्सेप्टेंस शैल बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना कोई चेंजेस करे। एक्सेप्टेंस शैल बी मेड इन द मोड स्पेसिफाइड इन द ऑफर। कहता है जी अगर ऑफर में कोई मोड स्पेसिफाइड है कि आप इसी मोड में एक्सेप्टेंस करेंगे, तो उसी मोड में एक्सेप्टेंस करेंगे तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वरना एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, राइट। जैसे मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि जी मैं आपको इतने रुपए में CSET की कोचिंग देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस दीजिए। आप मुझे कॉल करके कह रहे हैं जी ऑफ़र एक्सेप्टेड, लो कहता है इस एक्सेप्टेंस को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑफ़र में बड़ा क्लियर कट लिखा था कि एक्सेप्टेंस शैल बी इन अ स्पेसिफिक मोड थ्रू ईमेल। अगर ईमेल के थ्रू एक्सेप्ट करोगे तभी एक्सेप्टेंस कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई मोड स्पेसिफाइड है तो, अगर मोड स्पेसिफाइड नहीं है कोई भी एक्सेप्टेंस के लिए, तो फिर आप किसी भी वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इवन ओरल एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, अगर कोई मोड स्पेसिफाइड नहीं है तो। लेकिन अगर मोड स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड मोड में ही एक्सेप्टेंस करनी है।
फिर जी एक्सेप्टेंस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑफर के केस में पढ़ा था कि ऑफर शैल बी कम्युनिकेटेड, वैसे ही एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस शैल बी कम्युनिकेटेड। अब जी मिस्टर ए थे, इनके पास 10 हॉर्सेस थे। ज़्यादातर एग्जाम्पल सर हॉर्सेस के क्यों दे रहे हो? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाबा आदम के ज़माने का, 1872 का, अंग्रेज़ों के ज़माने का। उस वक्त हॉर्सेस बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, और हॉर्सेस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें बहुत सारे डिस्प्यूट हुआ करते थे। तो एग्जाम्पल्स ज़्यादातर वही है हमारे पास। मिस्टर ए के पास 10 हॉर्सेस थे। अच्छा, मिस्टर ए का एक नेफ्यू था, मिस्टर बी। मिस्टर बी को पता चला मिस्टर ए अपने घोड़े बेच रहे हैं। मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए को, ध्यान दीजिए, कि इनमें से जो वाइट वाला है ना, वो मत बेचिएगा, वाइट वाला हॉर्स मैं लूँगा, वाइट वाला हॉर्स मैं लूँगा। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को उस चीज़ के लिए 10,000 रुपीज़ ऑफ़र किए। अपने चाचा को 10,000 रुपये में कहा कि वाइट वाला तो मैं ले लूँगा, उसकी नीलामी मत कीजिएगा, बाकी 9 आप बेच दीजिए, आपकी मर्जी है। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफ़र दिया, बड़ा क्लियर ऑफ़र, कि आपका वाइट वाला हॉर्स मैं 10,000 रुपये में लेना चाहता हूँ। सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? अब जी मिस्टर ए ने अपना मन बना लिया, अपने मन में सोच लिया कि चलो ठीक है यार, मेरा भतीजा है, ये घोड़ा मैं बी को दे दूंगा 10,000 रुपये में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए ने ये जो बाकी के 9 हॉर्सेस थे उनको बेचने के लिए ऑक्शन अरेंज की। ठीक है जी, तो ऑक्शन के लिए ऑक्शनियर अपॉइंट किया। अब जी ऑक्शनियर ने पूरे 10 के 10 घोड़े बेच दिए। ऑक्शनियर के दिमाग में रही नहीं ये बात कि वाइट वाला घोड़ा नहीं बेचना। ऑक्शनियर ने सबकी नीलामी कर दी और नीलामी में सारे घोड़े बेच दिए, ये वाइट वाला घोड़ा भी बेच दिया। अच्छा, मिस्टर ए ने ना अपने दिल की बात कि वाइट वाला घोड़ा मैं मिस्टर बी को दे दूंगा, ये ऑक्शनियर को बता दी थी। लेट्स से मिस्टर जेड इज ऑक्शनियर। मिस्टर ए ने अपने दिल की बात मिस्टर जेड को बता दी थी कि भाई ये वाइट वाला घोड़ा नहीं बेचियो, ये तो मेरे भतीजे ने, मेरे नेफ्यू ने मुझे ऑफ़र दिया था 10,000 रुपये का, और मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। ये वाइट वाला घोड़ा तो मैं अपने नेफ्यू को, मिस्टर बी को दूंगा। ऑक्शनियर को याद रहा नहीं, उसने सारे के सारे नीलाम कर दिए, ऑक्शन कर दी सारे घोड़ों की, सारे बेच दिए। अब जी मिस्टर बी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने चाचा को कहा था मैं लेने के लिए तैयार हूँ, फिर भी चाचा ने किसी और को बेच दिया। अब जी मिस्टर जेड ने मिस्टर बी को बता दिया कि भाई आपके चाचा ने तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था, वो ये सफ़ेद घोड़ा आपको ही देना चाहते थे 10,000 रुपये में। उन्होंने मुझे कहा भी था कि ये वाला घोड़ा नहीं बेचना, क्योंकि मैंने मिस्टर बी का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मेरी गलती है, आप अपने चाचा को मत कोसो, मेरी गलती है, मैंने गलती से घोड़ा बेच दिया, मुझे याद नहीं रहा। अब जी मिस्टर बी ने मिस्टर जेड की बात को पकड़ लिया और मिस्टर बी पहुंच गए कोर्ट। मिस्टर बी ने कोर्ट में कहा, देखिए जी, मैंने अपने चाचा को, मिस्टर ए को ऑफ़र दिया था वाइट हॉर्स के लिए 10,000 रुपये का ऑफ़र दिया था, और मुझे पता चला है कि मेरे चाचा ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो मिस्टर बी ने कहा कि जी ऑफ़र था प्लस एक्सेप्टेंस थी, तो ये प्रॉमिस हो गया,
प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी थी 10,000 रुपये की, तो ये एग्रीमेंट हो गया। और क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस भी थी, मतलब लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी थी इसके अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरे और मेरे चाचा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन मेरे चाचा ने घोड़ा किसी और को दे दिया, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे चाचा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो जी मुझे डैमेजेस दिलवाइए चाचा से। कोर्ट ने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या मिस्टर ए ने एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट की थी? मिस्टर बी ने कहा नहीं, मुझे डायरेक्टली तो नहीं कहा था, लेकिन मिस्टर जेड से मुझे पता चला है, मेरे चाचा ने मिस्टर जेड को बताई थी कि उन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट ने कहा लेकिन आप तक तो एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची थी ना मिस्टर ए से, आपने किसी से ये सुना था। कोर्ट ने कहा मिस्टर ए ने आपको तो अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी थी ना, चाहे मिस्टर ए ने मन बना लिया था, चाहे मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को भी बता दिया था, लेकिन अभी तक आपको तो एक्सेप्टेंस नहीं दी थी ना। जब एक्सेप्टेंस आप तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुई, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस नहीं हुई। और एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। थर्ड पर्सन से एक्सेप्टेंस का पता चले, लोग कहते हैं वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या ये केस लो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। एक्सेप्टेंस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। मेयर साइलेंस, ध्यान से देखिए, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयर साइलेंस, चुप रहना, डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब जी मैं वैसे ही एक फ़नी सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे। मान के चलिए एक मिस्टर एल थे, एल स्टैंड्स फॉर लवर, आशिक। स्टेशन पर गुलाब का फूल लेकर खड़े हो गए। ट्रेन से जो भी लड़की उतरती उसको बोलते आई लव यू। अब लड़की ये समझ के कि तो पागल है, बेवकूफ़ है, हर रोज़ यहीं खड़ा रहता है, चुपचाप आगे निकल जाती। मतलब लड़की कोई रिएक्शन नहीं दे रही, चुपचाप आगे निकल जाती। फिर दूसरी लड़की आती, वो चुपचाप आगे निकल जाती। अब ये कहता कि देखा मना नहीं किया ना, अगर मना नहीं किया तो हाँ है, अगर इस तरह हाँ है तो एक दिन में 10,000 गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लो ने कहा साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं किया जा सकता। अगर सामने वाला चुप है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, अगर सामने वाले ने मना नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी। मेयर साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस। ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप ये नहीं कह सकते सामने वाले को कि जी अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं आपकी हाँ समझूंगा। अरे सामने वाले को हाँ ना करने का मौका है, उसकी पूरी फ्रीडम है। आप कौन है समझने वाले कि अगर आपने ना नहीं किया तो हाँ समझूंगा। लोगों ने कहा ये हाँ हाँ नहीं होती कि सामने वाले ने ना नहीं किया। हाँ का मतलब सामने वाला हाँ करे, आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। ठीक है। इफ ऑफर इज वन विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर इज नेसेसरी। ठीक है। अब मैंने एक केस लिया था जहाँ पर बच्चा गुम हो गया था। कहाँ गया बच्चा गुम हो गया था?
ये रहा। ओपन ऑफर की बात कर रहा हूँ जी, मैं जनरल ऑफर की बात कर रहा हूँ। कहता है यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओपन ऑफर के केस में, जनरल ऑफर के केस में क्यों? एक तो मिस्टर एक्स का बच्चा गुम हो गया, ऊपर से जो भी ये ऑफर सुन रहा है वो फ़ोन करके कहेगा हाँ जी हमें पता चला आपका बच्चा गुम हो गया है, अच्छा 1 लाख रुपए का इनाम निकाला है आपने, आपका ऑफ़र मिल गया, हमें एक्सेप्ट कर लिया हमने, अब मैं बच्चे को ढूंढने निकल रहा हूँ। अगर मान के चलो सारी दुनिया मिस्टर एक्स को ऐसे फ़ोन करने लग जाएगी तो मिस्टर एक्स क्या कहेंगे कि यार एक तो बच्चा गुम हो गया, ऊपर से दुखी और कर रहे हो तुम लोग। लो ने कहा कि भैया इस टाइप के ऑफर्स के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको ऑफर मिल गया है और आप बच्चे को ढूंढने निकल गए, आपका एक्ट ही एक्सेप्टेंस है। इस केस में इन सच केसेस एक्ट या कंडक्ट of offeree is equal to acceptance। आप बच्चा ढूंढने निकल गए तो इसका मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। आपको ये फोन करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको इस केस में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमारे पास एक केस लो था, कंपनी ने टूथपेस्ट निकाला, वैसे टूथपेस्ट का भी है और दूसरा भी है जो एयर बॉल्स का केस लो था, लेकिन फिर भी दोनों की आउटपुट एक ही है तो टूथपेस्ट की बात करता हूँ। कंपनी ने पेस्ट निकाला इस दावे के साथ कि जो इस पेस्ट को इस पर्टिकुलर वे में करेगा, इतने दिनों तक करेगा, उसके दांत एकदम चमक उठेंगे डायमंड की तरह। नाम भी डायमंड रखा अपने टूथपेस्ट का। तो जी एक ओल्ड लेडी थी, दांत काफ़ी उनके ख़राब हो चुके थे, उन्होंने टूथपेस्ट परचेज़ किया, जैसे कंपनी ने दावा किया था उसी वे में टूथपेस्ट किया, जितने दिनों के लिए कहा था उतने दिनों के लिए किया, लेकिन लेडी के दांत साफ़ नहीं हुए। साफ़ नहीं हुए तो लेडी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट कि जी एक तो मुझे पैसे मेरे वापस दिलवाओ पेस्ट वाले, दूसरा मैंने अपने आप को इतने दिन टॉर्चर किया, इनके कहने की वजह से मैं स्पेसिफिकली पेस्ट करती रही, एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में पेस्ट करती रही, तो मुझे डैमेजेस भी दिलवाओ। अब जी कंपनी ने कोर्ट को कहा कि जी इन्होंने एक्सेप्टेंस तो दी नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एक्सेप्टेंस शैल बी कम्युनिकेटेड। इन्हें फ़ोन करके हमें बताना चाहिए था ना कि यस आई एम एक्सेप्टिंग द ऑफर। कोर्ट ने कहा जनरल ऑफर के केस में विच इज़ अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज, जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। इनका कंडक्ट, इनका एक्ट अपने आप में एक्सेप्टेंस है। इन्होंने आपका टूथपेस्ट परचेज किया, उसको उसी वे में यूज़ किया जैसे आपने बताया था, उतने ही ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जितना आपने बताया था, तो इसका मतलब इन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। इस केस में कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो किस केस में? जनरल ऑफर्स के केस में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. अब ये जो मिस्टर एक्स का लड़का गुम हुआ था ना, मिस्टर एक्स ने खुले में ढिंडोरा पीट दिया दुनिया को, जो मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा 1 लाख रुपए पाएगा। एक्चुअल में ना ये छत पे बैठा था, किसके साथ? कहता मिस्टर एक्स के ही एक एम्प्लॉय के साथ। दोनों छत पे बैठ के खेल रहे थे, बेचारों को पता नहीं चला, वीडियो गेम खेल रहे थे, पता नहीं चला कब 5 घंटे हो गए, कब 7 घंटे हो गए,
जब रात को पेट में भूख लगी तो याद आया, ओहो पूरा दिन हमें वीडियो गेम खेलते हो गए। नीचे सब लोगों की सांस अटकी हुई थी। पुलिस वाले घर के चक्कर काट रहे थे, बच्चा कहाँ गया। लेकिन वो कहावत है ना कि शहर में ढोल और बगल में बच्चा, तो भैया तो रूफ पे बैठा था, छत पे बैठा था। जब जी ये एम्प्लॉई बच्चे को लेकर नीचे आया शाम को, रात को, तब एम्प्लॉई को पता चला, ओहो मिस्टर एक्स ने तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट कर रखी थी, ऑफर दे रखा था कि जो बच्चे को ढूंढ के लाएगा 1 लाख रुपए पाएगा। ये एम्प्लॉई बड़ा खुश होकर मिस्टर एक्स के पास गया, साहब जी मेरा इनाम, आपने कहा था जो बच्चे को लेके आएगा 1 लाख रुपए पाएगा। मिस्टर एक्स ने खिंचा के एक थप्पड़ मारा कि पूरा दिन हो गया हमें दुखी होते हुए, तू बच्चे को ऊपर छत पे लेकर वीडियो गेम खेल रहा था और तुझे इनाम चाहिए। इस एम्प्लॉय को बड़ा गुस्सा आया, कोर्ट गया कि जी मिस्टर एक्स ने जनरल ऑफर दिया था, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा 1 लाख रुपए पाएगा। मैं इनके बच्चे को लेके आया, चाहे छत से लेके आया, पर मैं लेके आया, तो मैं इस 1 लाख रुपए का हकदार हूँ, मुझे ये 1 लाख रुपए दिलवाइए। बताइए जी, क्या ये 1 लाख रुपए मिलेंगे एम्प्लॉय को या नहीं मिलेंगे? सर नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चा तो उसी के साथ था ना ऊपर छत पे, इसीलिए। रीज़न ठीक नहीं है बेटा, आंसर ठीक है, नहीं मिलेंगे, रीज़न ठीक नहीं है। और लॉ के अंदर रीज़न इज मोस्ट फंडामेंटल थिंग। बात ये नहीं कि बच्चा उसके साथ था या नहीं था, वो बच्चे को लेकर नीचे आया, मिस्टर एक्स का तो यही ऑफर था, जो बच्चे को लाएगा 1 लाख रुपए पाएगा। आंसर ठीक है, फिर भी मिस्टर मतलब इस एम्प्लॉय को मिस्टर एक्स से पैसे नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या है? ऑफर वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू दिस एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय को तो बच्चा ढूंढ के लाने से पहले, बच्चे को लेके आने से पहले ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, नहीं पता था ना इसको। तो कहता है ऑफर वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू दैट एम्प्लॉय। जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा ये? जब एक्सेप्टेंस ही नहीं थी तो प्रॉमिस कहाँ से हुआ? समझ रहे हो बात? इसको तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो जब नीचे आया बच्चे के साथ, उसके बाद इसे ऑफर के बारे में पता लगा, तब तक तो बच्चा अपने पापा के पास, तो ऑफर कभी से कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, तो एक्सेप्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉमिस का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। सामने वाला अपना ऑफर वापस ले ले, रिवोक का मतलब ऑफर को वापस ले लेना। वापस लेने से पहले ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना ऑफर। अगर सामने वाला ऑफर वापस ले रहा है उसके बाद तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। तो जी रिवोक होने से पहले एक्सेप्ट करना है, लैप्स होने से पहले एक्सेप्ट करना है। लैप्स होने का मतलब कहता है हर ऑफर की एक ड्यूरेशन होती है, एक वैलिडिटी होती है। 3 दिन के लिए ऑफर ओपन है, 5 दिन के लिए ऑफर ओपन है, या ऑफर देने वाले की डेथ हो गई। जब ऑफर देने वाले की डेथ होगी तो ऑफर लैप्स हो गया। ऑफर देने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया उसका, तो ऑफर लैप्स हो गया। ऑफर देने वाला ल्यूनेटिक हो गया, पागल हो गया, इंसेन हो गया, तो ऑफर लैप्स हो गया, राइट। तो जी रिवोक होने से पहले या लैप्स होने से पहले ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड। उसके अलावा ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। वो टमाटर की रेडी वाला एग्जांपल याद है? 2 दिन बाद ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो,
कहता है ये कोई रीजनेबल टाइम थोड़ी ना है इन दिस केस। ऑल दो कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीजनेबल टाइम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हजारों तरह के ऑफर हो सकते हैं ना, हर ऑफर के लिए रीजनेबल टाइम तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अब जी मिस्टर ए ने जो ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कहाँ गया शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाला, हाँ, तो जी जो मिस्टर एक्स ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने मिस्टर एक्स को अलॉटमेंट दी, पर कब? कहता है आफ्टर 6 मंथ्स। मतलब कंपनी ने मिस्टर एक्स का ऑफर एक्सेप्ट किया आफ्टर 6 मंथ्स। मिस्टर एक्स ने कहा मुझे शेयर्स चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेरे पैसे वापस दो। उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था आपके शेयर्स मार्केट में 100 रुपये का था, आज की डेट में आपका शेयर मार्केट में 60 रुपये का रह गया है, मुझे चाहिए ही नहीं। 6 महीने बाद कौन एक्सेप्ट करता है भाई ऑफर? मतलब मैं 6 महीने से ये बात देखूँ कि आप मुझे शेयर अलॉट करोगे नहीं करोगे। कहता जी मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे पैसे वापस दो। कंपनी बोली नहीं जी पैसे नहीं, अब तो शेयर्स ही मिलेंगे। मिस्टर एक्स कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा भैया 6 महीने कोई डेट नहीं होती अलॉटमेंट की, अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना था मिस्टर एक्स का तो दैट मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम, और इस केस में 6 मंथ्स इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। आप एक लिमिट के बाद ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टेंस शैल बी विद इन अ रीजनेबल टाइम विच डिपेंड्स अपॉन केस टू केस एज इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताइए जी यहाँ तक कोई डाउट हो तो।